कभी सोचा है कि 60 का दशक जब दुनिया रॉक एंड रोल में झूम रही थी, तब एक भारतीय सितार वादक ने द बीटल्स जैसे बैंड को अपना मुरीद बना लिया था। हाँ। तो पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ, एक बंगाली परिवार में। वो शहर जो खुद ही संगीत और आध्यात्मिकता का संगम है। बिल्कुल सही। और बचपन से ही कला का माहौल घर में था, खासकर उनके बड़े भाई उदय शंकर की वजह से। हाँ, उदय शंकर जी उस समय के बहुत माने हुए नर्तक और कोरियोग्राफर थे वो। और ये बात वाकई में फैसिनेटिंग है कि बहुत कम उम्र में रविशंकर अपने भाई के डांस ट्रूप के साथ पेरिस और यूरोप चले गए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उनके जीवन का एक कह सकते हैं निर्णायक मोड़ साबित हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। सोचिए, एक किशोर बालक भारत से निकलकर यूरोप के उस कलात्मक माहौल में पहुंचता है। वहां पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, बैले, अलग अलग संस्कृतियां, नए विचार, उनसे सामना होता है। हाँ, ये अनुभव तो आंखें खुलने वाला रहा होगा उनके लिए, जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। शायद वहीं उन्हें ये गहरा एहसास हुआ कि भाई संगीत की अपनी कोई जुबान नहीं होती, वो तो सीधे रूह से बात करता है। सही बात है। और ये सोच मेरे ख्याल से उनके भविष्य के संगीत की नींव बनी कि भाव तो यूनिवर्सल होते हैं, माध्यम चाहे सितार हो या वायलिन। और दिलचस्प बात ये भी है कि शुरुआत में उनका रुझान नृत्य और स्टेज की तरफ ज्यादा था, है ना? हाँ बिल्कुल। वो अपने भाई के ग्रुप में एक डांसर के तौर पर ही शामिल थे। सितार से गहरा लगाव तो बाद में पनपा। लेकिन जब वो लगाव जागा तो फिर उसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हाँ, यूरोप से लौटने के बाद उन्होंने डांस छोड़कर पूरी तरह संगीत को, मतलब सितार को समर्पित होने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसके लिए वो गए मैहर, मध्य प्रदेश में। मैहर? हाँ, सुना है। वहाँ महान संगीत गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शागिर्द बन गए। गुरु शिष्य परंपरा जी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ये सीखना आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये कोई हॉबी क्लास जैसी चीज नहीं थी, ये कठिन साधना थी। हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार उनका रियाज, मतलब अभ्यास, घंटों लंबा और बेहद कठोर होता था। रियाज इतना कठिन था कि उनकी उंगलियां छिल जाती थीं। कभी कभी तो खून तक आने लगता था। ओह। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब अनुशासन के मामले में बहुत ही सख्त थे। ये सिर्फ घंटों उंगलियां चलाना नहीं था, ये उस साज के साथ एक गहरा, एक आध्यात्मिक रिश्ता बनाने जैसा था। इस कठिन साधना का फल फिर दुनिया ने देखा जब 1950 के दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा। उन्होंने पहली बार पश्चिमी के बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स में भारतीय शास्त्रीय संगीत पेश करना शुरू किया। ये एक बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। सोचिए जरा, उस समय पश्चिमी ऑडियंस ज्यादातर अपनी सिम्फनी और ओपेरा सुनने की आदी थी। उनके लिए भारतीय राग, जो हमारे संगीत के इमोशनल ढांचे हैं, और ताल, मतलब लय का जटिल गणित, ये सब बिल्कुल नया था। हाँ, शायद बारीकियां नहीं समझते होंगे। बिल्कुल, शायद नहीं समझते थे। तो फिर ऐसा क्या था उनके संगीत में जिसने भाषा और संस्कृति की दीवारों को तोड़ दिया? कैसे जुड़ाव महसूस किया श्रोताओं ने? यहीं पर पंडित रविशंकर की प्रतिभा और उनकी दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने रागों की शुद्धता, उसकी आत्मा को बनाए रखा, लेकिन प्रस्तुति का तरीका ऐसा अपनाया जो पश्चिमी कानों को भी अपील करे। अच्छा। शायद रागों के मूड पर, उनके इमोशनल पहलू पर ज्यादा जोर देते थे, और सितार की आवाज में तो खैर एक कशिश है ही। उनके बजाने में वो भावुकता थी जिसने सीधे दिलों को छुआ। तो नतीजा ये हुआ कि लोग भले ही राग या ताल ना समझें, पर संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हाँ बिल्कुल, खड़े होकर तालियां बजाते थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि यहीं से वो सिर्फ एक भारतीय संगीतकार नहीं रहे, बल्कि पूरब और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक पुल बन गए? बिल्कुल, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक तरह से ग्लोबल एम्बेसडर बन गए। हाँ, उन्होंने दिखाया कि संगीत कैसे संस्कृतियों को जोड़ सकता है, कैसे संवाद का माध्यम बन सकता है, शब्दों से भी परे। उन्होंने सिर्फ सितार नहीं बजाया, उन्होंने दो दुनियाओं के बीच बातचीत शुरू की। और इस बातचीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आया 1966 में। उनकी मुलाकात हुई द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से। हाँ, वो एक किस्सा है। ये कैसे हुआ? ये तो पॉप कल्चर और शास्त्रीय संगीत का बड़ा अनोखा मिलन था। हाँ, बहुत दिलचस्प है। जॉर्ज हैरिसन भारतीय दर्शन और संगीत में काफी रुचि रखते थे। किसी दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात पंडित जी से हुई, और हैरिसन उनके संगीत और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे सितार सीखने की इच्छा जताई। अच्छा, और पंडित जी ने सिखाया? हाँ, सिखाया भी। ये सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था,
ये पॉप संगीत के इतने बड़े नाम का भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति सम्मान था। एक ऐतिहासिक पल था वो। और इसका असर क्या हुआ? पश्चिम में भारतीय संगीत को लेकर नजरिया बदला इससे? जबरदस्त असर हुआ। आप सोचिए, जब द बीटल्स के गानों में, जैसे नॉर्वेजियन वुड है या विद इन यू विदाउट यू, हाँ सुना है, उसमें सितार की आवाज सुनाई दी, तो पश्चिम के लाखों युवाओं का ध्यान इस अनोखे साज और भारतीय संगीत की ओर गया। सितार अचानक कूल बन गया। सही बात है। भारतीय संगीत जो पहले कुछ खास दायरों में सिमटा था, अब पॉप कल्चर का हिस्सा बनने लगा। मैगजीन में आर्टिकल छपने लगे, लोग भारत के बारे में जानने को उत्सुक हो गए। और फिर आया 1969 का वुडस्टॉक फेस्टिवल। ये तो कमाल ही था। हाँ, रॉक एंड रोल का वो महाकुंभ, जहां जिमी हेंड्रिक्स और जेनिस जॉपलिन जैसे आइकॉन थे, वहां पंडित रविशंकर ने सितार बजाया। बिल्कुल। वुडस्टॉक में उनकी परफॉर्मेंस एक मील का पत्थर थी। लाखों युवा जो शायद पहले कभी भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने का सोचते भी नहीं होंगे, हाँ। वो बारिश और कीचड़ के बीच बैठकर उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। क्या बात है। ये दिखाता है कि उनके संगीत में कितनी ताकत थी, कितना खिंचाव था। इसने साबित किया कि अच्छा संगीत किसी एक जॉनरा या कल्चर का मोहताज नहीं होता। इसी वैश्विक प्रभाव के चलते शायद उन्हें पश्चिम में गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक का खिताब दिया गया। हाँ, ये टाइटल उनके इसी योगदान को दिखाता है। उन्होंने अलग अलग संगीत परंपराओं के बीच पुल का काम किया। न सिर्फ भारतीय संगीत को दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि दूसरे म्यूजिशियंस को भी प्रेरित किया कि वो अपनी कल्चरल जड़ों से जुड़ें और उसे ग्लोबल मंच पर लाएं। उन्होंने सही मायनों में वर्ल्ड म्यूजिक के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने में बहुत मदद की। उन्होंने संगीत की सीमाओं को जैसे धुंधला कर दिया। बिल्कुल। उनका प्रभाव सिर्फ उनके कॉन्सर्ट्स या रिकॉर्डिंग्स तक ही सीमित नहीं रहा। हमने पढ़ा है कि उन्होंने दूसरे महान कलाकारों के साथ भी काफी काम किया। हाँ, कई यादगार कोलैबोरेशंस किए उन्होंने, जैसे पश्चिमी क्लासिकल वायलिन के दिग्गज यहूदी मेनुहिन के साथ उनकी जुगलबंदी। हाँ, वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम। बिल्कुल, वो बहुत प्रसिद्ध हुई और उसे ग्रैमी अवार्ड भी मिला। जुगलबंदी में जैसे दो कलाकार संगीत से संवाद करते हैं, वो सुनने में अद्भुत होता है। इसके अलावा उन्होंने मॉडर्न मिनिमलिस्ट कंपोजर फिलिप ग्लास के साथ भी काम किया। ये दिखाता है कि वो प्रयोग करने से कभी पीछे नहीं हटे। और उन्होंने सिर्फ परफॉर्म ही नहीं किया, बल्कि सिखाने पर भी बहुत जोर दिया। अमेरिका में संगीत केंद्र भी खोले। जी हाँ, उन्होंने कैलिफोर्निया में किन्नेरा स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, ताकि पश्चिमी देशों के छात्र भी व्यवस्थित तरीके से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख सकें। वो चाहते थे कि ये ज्ञान आगे बढ़े, नई पीढ़ियों तक पहुंचे। भारत में भी उनके योगदान को भरपूर सम्मान मिला। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया उन्हें। बिल्कुल। उन्हें 1999 में भारत रत्न मिला, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले 1981 में पद्म विभूषण और 1967 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उनकी असाधारण कला और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए थे। वो उन गिने चुने संगीतकारों में से हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान कम नहीं थी। ग्रैमी अवार्ड्स का भी जिक्र आता है। हाँ, उन्हें अपने जीवन काल में 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले और मरणोपरांत भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड दिया गया। और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में शामिल किया था। ये सब उनके ग्लोबल कद को दिखाता है। वो अक्सर कहते थे, जब तक सांस है संगीत मेरे साथ है। तो अगर हम उनकी पूरी यात्रा को समेटें, ये वाराणसी की गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों तक पहुंचने की एक असाधारण कहानी है। ये सिर्फ सितार वादन में महारत हासिल करने की कहानी नहीं, ये जिज्ञासा की, अटूट लगन की और संगीत के जरिए संस्कृतियों को जोड़ने की कहानी है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से जो सबसे अहम बात निकलकर आती है वो ये है कि पंडित रविशंकर ने न सिर्फ सितार वादन को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वो वैश्विक सम्मान और पहचान दिलाई जिसका वो हमेशा से हकदार था। सही। उन्होंने अपने जीवन और संगीत से ये साबित कर दिया कि संगीत सचमुच सरहदों और भाषाओं से परे है। ये दिलों को जोड़ने वाली एक यूनिवर्सल भाषा है। जैसा उन्होंने कहा था, संगीत सीमाएं नहीं जानता, वो सबका होता है। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के संगीतकारों और श्रोताओं को प्रेरित करती है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि संगीत, ठीक वैसे ही जैसे पंडित रविशंकर ने हमें दिखाया, आज हमें एक दूसरे को और गहराई से समझने, सहानुभूति रखने और शायद एक बेहतर दुनिया बनाने में कैसे मदद कर सकता है। इस सवाल पर विचार करने लायक है। चैनल का वीडियो देखें गई है।
हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।